नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मारो राजस्थान में तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। पेपर लीक के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तीनों आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में आज पेश किया, जिसमें ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और छम्मी की पेशी हुई। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से तीनों पकड़े गए हैं, जिसमें एसआई, शिक्षक भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक के गंभीर आरोप इन आरोपियों पर है। ये पेपर लीक माफिया से जुड़े मास्टरमाइंड, जिनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी की गई और कुछ ही देर में एसओजी के एडीजी वीके सिंह इन्हें लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। और इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोर्ट रूम के बाहर की, जहां पर इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया है। तीनों आरोपियों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार फरार थे, बड़ा इनाम इनके ऊपर घोषित था। आखिरकार अब ये एसओजी के शिकंजे में है। पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं और कुछ और नाम पेपर लीक माफियाओं के सामने आ सकते हैं। किस तरीके से पेपर लीक किया गया, किन किन को पेपर सप्लाई किया गया, कितनी बड़ी चेन प्रदेश में लगातार काम कर रही थी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये वो चेहरे जिनकी तलाश पुलिस को थी, एसओजी को लगातार थी। इनके ऊपर बड़ा इनाम घोषित था। आखिरकार इन्हें धर दबोचा गया है। तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए, ओम प्रकाश ढाका, सुनील और छम्मी, महिला शिक्षक जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों से पूछताछ एसओजी करेगी। कई और नामों का खुलासा हो सकता है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। ढाका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस केस में, और इन्हें जो एसओजी ने आरोप लगाया वो जगदीश बिश्नोई से इन्हें रिलेट मानते हुए इस प्रकरण में अरेस्ट किया है। ठीक है, तो बाकी दो आरोपी भी आप ही हैं उनकी ओर से? नहीं, उनके लिए और कोई आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ ओम प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको झूठा फंसाया है। कोई डायरेक्ट ऐसी एविडेंस नहीं है, केवल अजम्पशन के आधार पर। फिर फरार क्यों चल रहे थे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी व्यक्ति का फरार होने का मतलब उसका अपराधी होना नहीं होता है। कई बार पुलिस नाम भी घोषित किया गया। हाँ, कई बार पुलिस का फियर भी आदमी को सच्चाई का कबूल करने, सच्चाई का फेस करने से वो करता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है केवल एब्सकॉन्ड होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। और जिस तरह की एसओजी की प्रणाली रही है, हर व्यक्ति के मन में भय आ सकता है, किसी को भी उठाकर कहीं भी डाला जा सकता है। तो वहीं टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा होने की खबर में रही है। कलेक्ट्रेट में पिछले 4 घंटों से लगातार प्रदर्शन जारी है। बैरवा समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद हैं और लिखित आश्वासन की मांग की जा रही है। कल बेखौफ माफिया ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया था। इसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और इसी हमले में घायल पुलिसकर्मी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश है। घायल हेड कांस्टेबल की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई और मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर के लोग अब जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीओ सिटी समेत 3 पुलिस थानों का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। मृतक का शव अभी तक टोंक नहीं पहुंचा है। बैरवा समाज के लोग बड़ी तादाद में यहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक मुआवजा पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी पर शहीद हुआ, जिस तरीके से माफियाओं का शिकार हुआ, और इसके बाद मुआवजा, सरकारी नौकरी और अन्य परिलाभ, इन मांगों को लेकर के यहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर टोंक की, जहां पर बड़ी तादाद में बैरवा समाज के, दलित समाज के लोग मौजूद हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों में देखिए, और पहली तस्वीर उस वक्त की है जब घायल पुलिसकर्मी शिकार हुआ माफिया का, उसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तस्वीर, उसे रेफर किया गया जयपुर में, उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था क्योंकि हालत बेहद गंभीर थी। इसको कुचलने की कोशिश भी माफिया ने की पुलिसकर्मियों को, जिस न केवल एक जानलेवा हमला किया बल्कि जान से मारने की कोशिश की थी और आखिरकार इलाज के दौरान मौत हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि लोगों में बड़ा आक्रोश है। बजरी माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मृतक पुलिसकर्मी है उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग मौके पर जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत पारी टोंक से जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि लगातार प्रदर्शन पिछले कई घंटों से हम देख पा रहे हैं कि टोंक में कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा है। बिल्कुल, बड़ी संख्या में समाज के लोग वो आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन
ज्ञापन देने के बाद में कलेक्टर से लिखित में आश्वासन की मांग करने लगे। कलेक्टर का स्पष्ट तौर पर कहना कि जिस तरह से जो सरकारी प्रक्रिया के तहत जो सुविधाएं जो चीजें मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन जो लोग हैं वो लिखित आश्वासन की मांग करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना, कलेक्टर मैडम का कहना था कि 6 बजे तक जो भी चीजें होगी वो आपको ज्ञापन के जरिए जो मिला वो आगे पहुंच जाएगी, लेकिन 6 बजे तक प्रदर्शन करने की बात करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे। दूसरी तरफ कांस्टेबल की मौत के बाद जो शव आने वाला था जयपुर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी से पोस्टमार्टम होने के बाद वो भी अभी टोंक नहीं पहुंचा है। इसके कुल मिलाकर के जो माफियाओं के द्वारा जो हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी उसके बाद जो ग्रामीण हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका माफियाओं के खिलाफ आक्रोश है, गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी के दौरान था और इसी दौरान बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकने के दौरान उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और उसकी बिल्कुल दौलत नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल लोगों में आक्रोश और इसी बीच खबर है अनूपगढ़ के वार्ड संख्या 7 से, जहां पर प्रेम नगर में पति पत्नी के घर में ही बनी पानी की टंकी में डूबने से दर्दनाक मौत होने की जानकारी मिली है। हादसे में 32 साल के कुंभाराम और उनकी 30 साल की पत्नी सुमन की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि घर में बनी डिग्गी से पानी निकालते वक्त सुमन का संतुलन बिगड़ा और वो डिग्गी में गिर गई। डिग्गी में पत्नी को डूबते हुए देखकर कुंभाराम उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूद गया, लेकिन दोनों ही डूब गए और परिजनों ने दोनों को निकालकर अनूपगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। अनूपगढ़ में पति पत्नी की डूबने से मौत हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं कोटा में राहुल गांधी के बयान पर बवाल लगातार जारी है। बोरखेड़ा इलाके में राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए कुछ युवा टंकी पर चढ़ गए। पहले तो इन लोगों ने मार्च निकाला, राहुल गांधी के पुतले को फूंकने के बाद युवा पानी की टंकी पर चढ़े। प्रदर्शनकारियों ने पानी की टंकी से ही ये मांग प्रशासन से की है कि राहुल गांधी इस घटना को लेकर माफी मांगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग भी इन युवाओं ने की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदू समाज को हिंसक बताने वाली कथित टिप्पणी का विरोध अब देश भर में होने लगा है। अजमेर सकल हिंदू समाज की तरफ से भी जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक मानव श्रृंखला बनाई गई, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से संसद में कथित तौर पर यह आरोप है कि हिंदू समाज को हिंसक कहा गया, अपमानित करने का आरोप लगाया गया। सकल हिंदू समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलग अलग संगठन, बीजेपी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से, सकल हिंदू समाज की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो बात कही गई, वो बात उन्होंने कही, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ये हिंसा 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 करते हैं, ये नफरत 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 कर फैलाते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का यह जो अपमान किया है, इस देश की हजारों लाखों वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध इतना गैर जिम्मेदाराना उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके पीछे का भाव समझने की आवश्यकता है। उधर जोधपुर में पानी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। पानी की समस्या को लेकर के लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन और महिलाओं ने यहां पर जोधपुर जयपुर हाईवे को इस दौरान जाम कर दिया, नारेबाजी की। दिगाड़ी फाटा सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की इन लोगों से और लोगों ने पेयजल को लेकर के प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पानी की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की, सड़क पर जाम लगा दिया। बड़ी तादाद में इस प्रदर्शन के दौरान महिलाएं भी शामिल हुई हैं।
ये गाड़ी फांटा सड़क को लोगों ने जाम कर दिया, पानी को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। तो देश के पश्चिमी सरहद पर बसे बाड़मेर जिले में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश के कई गांवों में आज भी लोग आदिम युग जैसा अपना जीवन जी रहे हैं। अपने घरों से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। तो पानी रे भाई आगे रागी हालत है। गर्मी अपार, पानी के लिए लंबी कतार। आजादी के 75 साल, पानी बिना लोग बेहाल। मिट्टी रही मतलब कोई साधन नहीं है। पानी की कीमत क्या होती है, इसे राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले इस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कीमत घी से भी ज्यादा मानी जाती है। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले के गांवों में गर्मी के दिनों में हलक सूख जाते हैं। अपनी टीवी क्वेश्चन आंसर होगा तो वो मैं बता दूंगा, और फिर विकास जी से अपना डिटेल जो पकड़ धकड़ वाली में डिटेल है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है ना। इस साल में राज्य सरकार ने छोटी बड़ी 100 परीक्षाएं आयोजित की थी और सभी परीक्षाएं शुद्ध रूप से निर्बाध और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित हो गई हैं। तो जो राज्य सरकार की परीक्षाएं हैं उसकी सेंचुरी लग गई है और परीक्षा साफ सुथरी शुद्ध तरीके से हुई है। ये परीक्षाएं आरपीएससी द्वारा भी आयोजित की गई हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके द्वारा भी आयोजित की गई हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने लेवल पे भी परीक्षाएं आयोजित की है। मिला जुला के जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है और जिला प्रशासन है वो धन्यवाद के इसके पात्र हैं कि पहले जिस चीज़ के लिए राजस्थान परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता था उस पर प्रभावी अंकुश लगा है पिछले 6 महीने में। इस साल एसओजी में लगभग परीक्षाओं से संबंधित 38 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 28 मुकदमे डमी अभ्यर्थी बैठाने से रिलेटेड है। बाकी परीक्षाएं पेपर लीक, फर्जी डिग्री से संबंधित है। आज जो 3 आरोपी पकड़े कर जोधपुर रेंज की टीम ने हमें पेश किया है, उन तीनों में जो ओपी ढाका है ये एक महत्वपूर्ण आरोपी है, क्योंकि जगदीश बिश्नोई गैंग के द्वारा शुरू से जो पेपर लीक किया गया था उसमें ओपी ढाका एक होलसेलर की भूमिका में है। होलसेलर से मतलब यह है कि थोक की संख्या में कैंडिडेट उपलब्ध कराना, उनको पेपर उपलब्ध बेचना, उनके बदले डमी बैठाना, ये दोनों ही तरह की गतिविधियों में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहा है। पहले भी कई मुकदमों में इसका चालान हुआ है। जो समी बिश्नोई है ये खुद अब काफ़ी परीक्षाओं में महिला कैंडिडेट के बदले डमी बैठने का काम करती है, और इसने डमी खुद सरकारी टीचर होते हुए भी कई लोगों के बदले इम्पर्सोनेट करके और परीक्षा इसने पास कराया है। सुनील जो तीसरा आरोपी है, इन तीनों में वो सबसे कम भूमिका में है, लेकिन उसने भी कई कैंडिडेट को जगदीश बिश्नोई से पेपर लेके और पेपर पढ़ा के पास कराया है। वो जो जगदीश बिश्नोई जहां अपना फार्म हाउस बनाया है उसको वो सपोर्ट करता है, उसकी वो देखभाल करता है, और छिटपुट कैंडिडेट उपलब्ध कराने का वो काम करता है। वहाँ पे उस इलाके का जो मेन उनका डीलर एक तरह से कहें वो ये ओपी ढाका है। ये पहले भी पकड़े गए हैं, ओपी ढाका और छम्मी बिश्नोई। छम्मी बिश्नोई वांटेड है आपके केस में बालोतरा में, 2021 का केस है, तब से वो बालोतरा से वांटेड चल रही थी। जब हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उसका नाम आया था तो जब क्रिमिनल रिकॉर्ड की खोजबीन हुई तो उसमें पता चला था कि 2021 से अभी तक उस मुकदमे में फरार है। जो एक
संतोष की बात है, आपने देखा होगा हाल में बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा पुलिस ने डमी कैंडिडेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे पास जो सूचना है कि जो टीएसपी एरिया है उसमें डमी कैंडिडेट काफ़ी भारी संख्या में बैठा के लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। इसमें बांसवाड़ा से बड़ी गड़बड़ी की सूचना डूंगरपुर में है, उदयपुर के कुछ आदिवासी इलाकों में है, प्रतापगढ़ में है और जो अपना सिरोही का एरिया है उसमें है। तो बाकी ज़िलों से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की कार्रवाई बांसवाड़ा ने की है वैसी कार्रवाई अन्य ज़िलों में भी प्रारंभ होगी। एक जो मेरे डीआईजी हैं परेश देशमुख, इनके नेतृत्व में जो यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां मिलती थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं आपको साथ एक छोटी जानकारी शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये लोग कितना बड़ा गड़बड़ी करते हैं। जो 2022 में परीक्षा हुआ था पीटीआई का, उसमें लगभग 1336 लोगों ने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से है ऐसा लिखा था, जबकि वो यूनिवर्सिटी को ये कोर्स चलाते हुए मात्र 5 साल हुए थे और 100 की उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अगेंस्ट में 1336 लोगों ने जो अपना फॉर्म भरा था उसमें ये लिखा है कि वो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीपीएड की डिग्री ली है। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें 81 कैंडिडेट हैं जो चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने पता किया है तो वहाँ जो सिस्टम है कि जो गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग गैंग से, ये किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट को फॉर्म भरा देते हैं और अगर वो परीक्षा पास कर जाता है पेपर आउट करके या डमी के द्वारा, तो उसकी किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लाके उसको उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी, इनके खिलाफ हमारे जांच काफ़ी एडवांस लेवल पे है। हमारे प्रयास से और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है गवर्नमेंट ने, इन्होंने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल जो एडमिशन की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी है। इसी तरह स्पोर्ट्स में जो फर्जी सर्टिफिकेट होते थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। उससे संबंधित हमारे 2 प्रकरण दर्ज हैं और उसमें जो लोग ताइक्वांडो फेडरेशन चलाने या सर्टिफिकेट वेरीफाई करने का काम करते थे उसमें से कई सक्रिय जो सदस्य हैं और दलाल हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप जानते हैं एसआईटी का हेल्पलाइन आप लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय कर दिया है, लोगों का विश्वास काफ़ी बढ़ा है। अब तक उसमें लगभग 2670 परिवार प्राप्त हुए हैं। 901 परिवार जो है एसओजी के द्वारा जांचाधीन है और सूचनाएं जो हैं काफ़ी सटीक पब्लिक से प्राप्त हो रही हैं। इससे जांच में और कार्रवाई में भी काफ़ी सहूलियत है। एक तरह से जो ये हेल्पलाइन है इसने पब्लिक को पुलिस की भूमिका में ला दिया है और लोग बढ़ चढ़ के जो जिन्होंने गड़बड़ियों करके नौकरी लिया है उसके बारे में बहुत सटीक सूचना उपलब्ध कराया है। जोधपुर रेंज में मन लगाकर पिछले 4 हमारे जो वांछित अपराधी थे इनको गिरफ्तार करके एसओजी का काम आसान किया है। मैं इनके और इनके टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए विकास जी को मैं अनुरोध करता हूं कि जो पकड़ने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी उनकी होगी इनको, तो उनको बताएं। और मैं हाँ आरएसएस ने कितनी एफआईआर दर्ज कराई पीटीआई भर्ती परीक्षा में? लगभग आरएसएस भर्ती की पीटीआई उन्होंने दर्ज कराई है। हाँ, कितनी एफआईआर टोटल? उन्होंने कई जांच दी है जिसमें से अभी 35 है, आंकड़ा तो होगा 35 है। ऐसा देखिए एफआईआर की संख्या तो 35-40 नहीं है। कैंडिडेट एक एफआईआर में एक से ज़्यादा कैंडिडेट है, कई में 10-20-30 है, कई में 15-20 है, इस तरह का है। हर जरूरी नहीं है कि हर एफआईआर इंडिविजुअल कैंडिडेट के विरुद्ध हो। सर
हाँ। कैसी कैंडिडेट आप बता रहे हो, कैसी कैंडिडेट ने फर्जी तरीके से पीटीआई की परीक्षा पास की? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहा कि केवल तो एसओजी के डीजी वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेपर लीक माफिया पर लगातार एसओजी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसओजी की तरफ से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जो अन्य मामले में भी वांछित रहे, इसे लेकर के जांच लगातार जारी है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र का आज हंगामेदार आगाज हो रहा। 11 बजे से जैसे विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करवाया गया। पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ, जहां विपक्ष हंगामा करता रहा और स्पीकर वासुदेव देवनानी शांत करते रहे। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस बात के आसार पहले से ही थे कि इस बार का सत्र हंगामेदार रहने वाला है और ऐसा हुआ भी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण की मांग करने लगा। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला है। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाला जवाब दे रहे, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपको जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। विपक्ष ने सरकार पर संविधान के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार-बार माइक बंद कर देते हैं आप। आसन पाओ आप राजा। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल टीकाराम जूली को जवाब देने खड़े हुए, हालांकि इस दौरान भी हंगामा होता रहा। जोगाराम पटेल ने कहा कि सदन की कार्यवाही विधि के मुताबिक हुई है। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है। पहला स्पीकर है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दिशा में समावेश सदनों का अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा, एक ही बार होगा। सदन के अंदर विपक्ष जिस बात पर सरकार को घेर रहा था, बाहर आकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दिया। आज हमारे राजस्थान विधानसभा के जो स्वस्थ परंपराएं रही है, राजस्थान विधानसभा का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है, उस सब की अवहेलना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने बिना किसी आधार के संविधान का तथाकथित आधार लेकर व्यवधान किया है। आज सबसे महत्वपूर्ण, आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस के अवसर पर तो वहीं अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात को एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 कार सवार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के गांव फुलरई में नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में दीग जिले के कुम्हेर उपखंड के गांव साबोरा की रहने वाली राजेंद्री की मौत हो गई। भगदड़ के दौरान राजेंद्री भीड़ की चपेट में आ गई।
इसे घायल हालत में सिकंदराऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आज महिला का शव उनके गांव पहुंचा है, जहां पर पूरा माहौल गमगीन नजर आया। अंतिम संस्कार किया गया। मृतक महिला राजेंद्र के साथ ही अन्य महिलाओं ने बताया कि सत्संग समापन होने के बाद बस में बैठकर अपने घर वापस आने की तैयारी कर रही थी, तभी सब लोग आ गए, लेकिन राजेंद्री नहीं आई। तो महिलाओं ने देखा कि राजेंद्री दिखाई नहीं दे रही, तो वह वापस पंडाल में जाकर देखा। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहां पर भगदड़ मची है, इसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके बाद उसके साथ की अन्य महिलाएं अस्पताल पहुंची, जहां पर पहचान की गई तो राजेंद्री का शव वहां पर शिनाख्त कर ली गई थी। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।